कि आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कैसे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? जो बच्चे जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, बाकी जो बच्चे बाद में देख रहे हैं सेशन, ठीक है? उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जेईई मेन्स 2024 अप्रैल सेशन बाय ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है? तो अब मैंने जेईई मेन्स 2024 अप्रैल सेशन को ग्रीडी एल्गोरिथम से क्यों रिलेट किया है या अप्रैल सेशन का ग्रीडी एल्गोरिथम से क्या रिलेशन है या ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है और अप्रैल सेशन को हमें मास्टर कैसे करना है, सारी बातें कर रहे होंगे पूरे सेशन में, ठीक है? तो जिन बच्चों को डाउट आ रहा है कि अप्रैल में करूँ क्या? मैंने तो अभी प्रिपरेशन भी अप्रैल की नहीं स्टार्ट की है, डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, उनके पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ठीक है? उनके पास ना कोई ऑप्शंस है, ना कुछ मतलब कोई भी एक जिसे कहते हैं रोड मैप नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट तक पहुँचेंगे कैसे? 45 से 50 दिन का टाइमिंग बचा हुआ है आपके अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है? पूरी बातें कर रहे होंगे सेशन में 15 से 20-25 मिनट का सेशन होगा। आप बैठ के सुनोगे तो इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और पहुँचना कैसे है, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ कि जेईई मेन्स 2024 अप्रैल सेशन ग्रीडी एल्गोरिथम से कैसे आप मतलब कन्क्वर कर सकते हैं, मतलब कैसे अप्रैल अटेम्प्ट को फोड़ सकते हैं, ठीक है? तो आगे चलिए बात करते हैं। बहुत सारा ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम? जेईई मेन्स 2024 तो आप सबको पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट कैसे निकालना है। अब बात करते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है, ठीक है? तो अगर ग्रीडी एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें आपको ग्रीडी तो समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एल्गोरिथम भी समझ में आ रहा होगा। बट अगर ग्रीडी की बात करें तो ग्रीडी मतलब होता है लालची। लालची इंसान अपना मतलब मंजिल कैसे पा सकता है, ठीक है? लालची इंसान अपनी मंजिलें कैसे पा सकता है, सारी बातें कर रहे होंगे। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती कि लालच बुरी बला है, ठीक है? बहुत सारे आपने ऐड भी देखे होंगे कि लालच एक कला है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। पूरा जेईई में इस अप्रैल सेशन की बातें कर रहे होंगे, ठीक है? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया ग्रीडी ग्रीडी आप कर रहे हो, ग्रीडी एल्गोरिथम बता रहे हो, ग्रीडी एल्गोरिथम है क्या? ठीक है? तो अगर हम बात करें कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है, तो यहाँ पे लाइनें लिखी होंगी इंग्लिश में, तो वो सब मत छोड़िए, वो तो मैंने भी गूगल से कॉपी करके लिख दी है, ठीक है? बाकी जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? वो आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीडी इज़ एन एल्गोरिथमिक पैराडिज़्म दैट बिल्ड्स अप अ सॉल्यूशन पीस बाय पीस, ठीक है? आप मान के चलिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, आप जब अभी जेईई मेन्स मतलब आप दोगे, बीटेक के एडमिशन्स में जाओगे, तो लगभग सबकी प्रेफ़रेंसेस कुछ बच्चों को छोड़ के कंप्यूटर साइंस की ब्रांच रहती है, ठीक है? सबकी प्रेफ़रेंस रहती है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में आगे जाओगे, जब उसमें पढ़ोगे कि ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ोगे, बहुत फेमस एल्गोरिथम है, ठीक है? आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है? उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप किसी एल्गोरिथम से सॉल्व करते हो, ठीक है? मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे ओपनली बता रहा हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है? उसको आपको एक टाइम कांस्टेंट में सॉल्व करना होगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दी जाएगी, इतने टाइम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इतने टाइम मतलब कि इतने घंटों में सॉल्व करना है। उस कोड का मतलब उस प्रॉब्लम का टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। तो आपको टाइम कांस्टेंट दे दिया जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आपके पास रहेगी, आपके पास एक प्रॉब्लम रहेगा। अब आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, कौन-सा एल्गोरिथम लगा के सॉल्व करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी चीज़ें आपके पास एक जेईई मेन्स 2024 अप्रैल अटेम्प्ट दे दिया गया है। आपके पास टाइम कांस्टेंट दे दिया जाएगा गया है कि आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं, 40 से 50 दिन बचे हुए हैं। अब आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, ये पूरी बातें कर रहे होंगे। जो-जो बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, उनको बता दूँ कि मतलब सारे डाउट्स बाद में सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अभी पहले आप मेरी बातें सुन लीजिए क्योंकि जो बच्चे सीरियस बच्चे अभी स्टार्टिंग का सेशन देख रहे होंगे मतलब रिकॉर्डेड, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी। तो आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जेईई मेन्स 2024 अप्रैल अटेम्प्ट और आपके पास टाइम कांस्टेंट ये है कि आपके पास 40-50 दिन है, उसी में आपको चीज़ें करनी है, ठीक है? अब अगर बात करें कि उसी में चीज़ें आपको करनी है और उसके बाद में कौन-सा एल्गोरिथम लगाओगे, कौन-सा स्ट्रैटेजी लगाओगे, कौन-सा मेथड लगाओगे, तो उसमें हम लोग अप्रोच इस बार लगाने वाले हैं अप्रैल सेशन में ग्रीडी एल्गोरिथम। अब ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है? एक मतलब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, उसको अगर आप मतलब छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ के चीज़ें करोगे, ठीक है? तो शायद आप जब एंड तक पहुँचो तो आपका सारा प्रॉब्लम छोटे-छोटे पीसेज़ को मिला के सॉल्व हो चुका हो। अब इसका मतलब भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हो तब से ग्रीडी एल्गोरिथम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता। अब सीधे देसी भाषा में समझो। भैया तुम्हें एक जेईई मेन्स का पेपर देना है, तुम्हारे पास इतना टाइम बचा है, तुम्हें कैसे पेपर फोड़ना है, भैया तुम्हारे बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुन लो। अपने प्रॉब्लम को, अपने जेईई मेन्स अप्रैल सेशन को छोटे-छोटे टास्क में तोड़ो। अब छोटे-छोटे टास्क में कैसे तोड़ना है, ठीक है?
50 दिन है, 50 दिन में कौन-कौन से टास्क तुम्हें करने हैं, ठीक है? कई गेम्स भी होते हैं ना कि छोटे-छोटे टास्क को मिला के फिर आपका गेम पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप फाइनल हो जीत जाते हो, ठीक है? तो पहले छोटे-छोटे टास्क में तोड़ो कि इतना फिज़िक्स पढ़ना है, इतना केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना मैथ्स पढ़ना है। क्योंकि जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती ना, उसके पास कितने रिसोर्सेज़ हों, उसके पास कितनी भी चीज़ें हों, ठीक है? वो कभी जीत नहीं सकता है। ये मतलब पुराने ज़माने में युद्ध में भी होता था कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ होते थे, लाखों लोग, करोड़ों लोग होते थे, ठीक है? मतलब सेना में लाखों लोग भरे पड़े होते थे, उनके पास तलवारें होती थी, हाथी, घोड़े सब कुछ होते थे। लेकिन बहुत सारे जो उनके अपोनेंट होते थे, उनके पास 1000 2000 लोग होते हुए भी उनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी रहती थी, ठीक है? कि वो लोग जीत जाते थे। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज़ कितने भी हो, किसी कोचिंग का आपके पास सीट हो, किसी कोचिंग का आपके पास कंटेंट हो, किसी कोचिंग का ऑनलाइन बैच हो, कितनी भी रिसोर्सेज़ आप रख के बैठे रहो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप मतलब आगे नहीं जा पाओगे, आप रिलेटिव नहीं पढ़ पाओगे। तो जिनसे गलतियाँ हुई हैं उनको अब इस बार सीखना है, ठीक है? को एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनानी है। अब स्ट्रैटेजी में 4-5 पॉइंट रहेंगे जो मैं बता भी दूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ अगर आप अपनी चीज़ें आप देखोगे और यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने कि ग्रेड एल्गोरिथम में एक पॉइंट और है, ऑलवेज़ चूजिंग द नेक्स्ट पीस दैट ऑफर्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड इमीडिएट बेनिफिट। तो ग्रीडी एल्गोरिथम ये भी कहता है कि ऑलवेज़ चूजिंग द नेक्स्ट पीस दैट ऑफर्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड इमीडिएट बेनिफिट। अगला पाथ तभी चुनो, अगला पाथ आपको तभी चुनना है, ठीक है? आप कहीं पे खड़े हो, अपर अटेम्प्ट जाना है आपको, अपर सेशन फोड़ना है। अगला पाथ आपको तभी चुनना है, जब लगे कि इस पाथ पे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? आपको लालची बनना पड़ेगा। अब लालची आपको अपने सिलेबस के तरीके में हो सकता है कि ये टॉपिक मैं तभी पढ़ूँगा, जब मुझे लगेगा कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है अपर अटेम्प्ट में। मान लीजिए कोई टॉपिक अपर अटेम्प्ट सेशन में आ ही नहीं रहा है, अब आप इमोशनल होके मुझे अच्छा लग रहा है, उसको पढ़े जा रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला थोड़ी ना है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वही चीज़ें पढ़ो, जिससे लगे कि आपको फ़ायदा होने वाला है। आप लालची बन के रहो, ठीक है? लालची बन के रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है। बाकी उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है? आपको अपने सोशल लाइफ़ में भी आपको लालची बन जाना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी। अब डिस्टर्बेंसेस कैसी हो सकती हैं? बहुत सारे लोगों के पास मतलब तरह-तरह की डिस्टर्बेंस होंगी, किसी को गेम एडिक्टेड होंगे, कोई मूवी एडिक्टेड होगा, किसी की रिलेशनशिप्स होंगी। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मतलब इनको बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि अभी आपके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अगले 40-50 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हो। अभी आपको भी पता है कि आपके पास कितने टाइप के प्रेशर्स हैं। आपके पेपर्स 150 से 200 नंबर भी आ रहे हैं, तब भी आप सेफ ज़ोन में नहीं हो इस टाइम ना। तो आपको अगले 40-50 दिन इतने अच्छे से प्लान करके रखने हैं कि जिससे कि चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएँ, ठीक है? अपने आप को एक कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रखना है, ठीक है? जो चीज़ें आपको लगे कि उससे आपको मतलब प्लेज़र मिल रहा है, मतलब कि आप उसे उससे सुख खुशी मिल रही है, उसको तुरंत छोड़ दो, ठीक है? पढ़ाई के अलावा अगर पढ़ाई से खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दूसरे चीज़ से, मोबाइल फ़ोन से, रील्स से, शॉर्ट्स से या किसी भैया के वीडियो पे जाके कमेंट करने से, ठीक है? उनसे अगर आपको खुशी मिल रही है इस टाइम, तो छोड़ दो। क्योंकि जब 40-50 दिन बाद आपने देखा होगा जब रिज़ल्ट आता है, तो एवरेज बच्चे का नाम कोई नहीं लेता है या जो बच्चा फेल हो जाता है उसका नाम कोई नहीं लेता है। सब लोग अपनी कोचिंग में उसी बच्चे का पोस्टर लगाते हैं जो मतलब टॉप रैंकर्स होते हैं। तो आप एक भीड़ का हिस्सा हो, आपका कल को कोई वजूद नहीं रहेगा। ये जो लोग आपको बड़े-बड़े एजुकेटर्स हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप जा रहे हो, कल को आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये लोग तुम्हें बुलाएँगे नहीं, ठीक है? पूछेंगे नहीं। ऐसे मतलब दूध में पड़े कीड़े की तरह निकाल के फेंक देंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने लिए लालची बन जाओ, ठीक है? जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, उठाओ, अपना यूज़ करो, छोड़ो। यूज़ एंड थ्रो, ठीक है? चीज़ें करो, जहाँ से जो चीज़ें मिल जा रही हैं, उस भैया ने अच्छा बता दिया कुछ, उसको अपने आप अडॉप्ट कर लो, उनसे चीज़ें ले लो, कहीं से उनको वो पीडीएफ अच्छा मिल गया, वो पीडीएफ उठा लो, ठीक है? कहीं उन्होंने उसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी मिल गई, उससे उठा लो। सारी चीज़ें अपने आप को ले लो, अच्छी-अच्छी चीज़ें ले लो, बुरी चीज़ें उनको दे दो। तो इतना लालची बनना है, ठीक है? बाकी मैं जीवन में लालची बनने की बात नहीं कर रहा हूँ कि चिंदी बन जाओ, चिंदी-विंदी मत बनो। चिंदी बनने से किसी का फ़ायदा हुआ नहीं है। अब बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। पहली चीज़ तो आपके नंबर कितने भी आ रहे हों। अगर आप 99 परसेंटाइल क्लब में नहीं हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी एनआईटी में नहीं जा सकते हो या आपने की कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, तो पहले तो सोचो आपकी गलतियाँ कहाँ हुई? एनालाइज़ योर मिस्टेक्स मतलब आपकी मिस्टेक्स हुई कहाँ? ठीक है? अब मिस्टेक्स आपकी कई जगह पे हो सकती है। ठीक है? कुछ लोगों की मिस्टेक्स ये होंगी, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा अच्छे से, कुछ लोगों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा और कुछ बच्चे तो अभी होंगे जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा होगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? अब कैसे मैनेज करें, पैरेलली कैसे मैनेज करें? बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स होंगे इस टाइम 22 फरवरी से बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स हैं, ठीक है? पैरेलली कैसे चीज़ें मैनेज करनी है? तो उसको भी बातें करेंगे लेकिन सबसे पहली बात होती है कि आपकी जनवरी अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक्स रहे, ठीक है? किस वजह से आपको लगा कि मतलब सबको अपनी-अपनी गलतियाँ पता होती है।
तो आप बताइए कि आपको किस वजह से लगा कि मेरा ये जेन्युइन अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया? आप एक बार नीचे वीडियो के कमेंट करिएगा कि अगर आपको अपनी गलतियाँ पता है, तो समझ लीजिए आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको अपनी गलतियाँ पता है कि मेरी इस गलती की वजह से मेरा जेन्युइन अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो वो मिस्टेक्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसको बात करेंगे उस पे कि क्या-क्या मिस्टेक्स बच्चों की हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करो और दूसरी चीज़ कहते नहीं कि मतलब जो लोग टाइम के साथ नहीं चलते हैं, ठीक है? वो टाइम से बहुत पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि टाइम आज इस टाइम सोच लीजिए कि पहले चीज़ें कुछ अलग आती थी, पेपर्स कुछ अलग आते थे। इस टाइम एनटीए कुछ दूसरी चीज़ें पूछ रही है, कल को एनटीए कुछ दूसरी चीज़ें पूछेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चीज़ में अटके हुए हो कि उस भैया के कोर्स में या उन सर के कोर्स में यही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, मैं वही पढ़ के जाऊँगा, ठीक है? देखो ऐसे सीरियसली बात सोचो कि बहुत सारे लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें लगाने को क्यों बोलते हैं? ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स क्यों लगाने को बोलते हैं? तुम्हें तो मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम करके आ जाओगे। ये चीज़ें अगर ये माइंडसेट बना के पढ़ रहे हो, तो ये तो बहुत गलत माइंडसेट है। अब गलत माइंडसेट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चे भैया आप तो मुझे इस चीज़ पे मतलब मुझे इस ट्रैक पे लेके जा रहे हो कि जहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे तो आप ऐसे बता रहे हो कि रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हो। हाँ, मैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहा हूँ। आप उतनी चीज़ें पढ़ो, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, उतनी चीज़ें पढ़ के जाओ, जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से रिलेवेंट है। अब जनवरी अटेम्प्ट आपका हो गया, एनटीए ने क्वेश्चन्स पूछ लिए, ठीक है? मान लो 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है? फिज़िक्स की बात उठा लूँ, ठीक है? 1 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन्स आए होंगे? 30 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है? 10 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन्स हो गए? 300 क्वेश्चन हो गए। चलो हद से हद मान के आपके पास ठीक है, कुछ भी मिला के कितने भी क्वेश्चन्स हो जाएँ, ठीक है, ओवरव्यू में कोई एक पर्सनल अकाउंट नहीं बोल रहा कि 300 ही क्वेश्चन्स होंगे। कितने भी क्वेश्चन्स हो जाएँ, ठीक है, उन क्वेश्चन को एनालाइज़ करो, चैप्टर वाइज़ एनालाइज़ करो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाल रखी है, सॉल्यूशन डाल रखे हैं, ठीक है? आप लोगों के खुद के शिफ्ट के मिले होंगे, दोस्तों से माँग लो जो अलग-अलग शिफ्ट में पेपर दे के आए हों, रिस्पॉन्स शीट माँग लो। क्वेश्चन्स को एनालाइज़ करो कि क्वेश्चन्स किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। अगर आप नहीं एनालाइज़ कर पा रहे हो, हमें बताओ, हम एनालाइज़ करके आपको दे देंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो एनटीए क्या पूछ रहा है, आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो? अगर एनटीए इस डायरेक्शन में पूछ रहा है, इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, तो जाके एक जगह तो आप बहुत वास्ट चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे। लेकिन अगर एनटीए भी इसी डायरेक्शन में पूछ रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं तो आप जाके मिलोगे, अपर रिलेटिव मिल जाओ पता नहीं और आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। तो पहले चीज़ें देखनी है कि आपको एनडीए पूछ क्या रहा है, मतलब उसका माइंडसेट क्या चल रहा है इस बार। उसका माइंडसेट इस बार अगर मान के चल लीजिए कि आपका फिज़िक्स फार्मूला बेस्ड ही पूछूँगा। अब फिज़िक्स में आप पता चले कि इरडो के क्वेश्चन कर रहे हो, एचसी वर्मा के हाई लेवल के क्वेश्चन्स कर रहे हो, मंकी वाले क्वेश्चन्स कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जाके प्रोजेक्टाइल के फार्मूले रट लो, ठीक है? उससे क्वेश्चन्स आ जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन्स, ठीक है? डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? उससे क्वेश्चन मतलब वेलोसिटी के बन जा रहे हैं। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशंस के क्वेश्चन बन रहे हैं। केवल वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो अब तुम बहुत बड़े-बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो तो उससे तुम्हें कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ है कि एनटीए क्या पूछ रही है, उसका माइंडसेट क्या चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ के जाएँगे। इस बार पता चल गया कि सॉल्ट एनालिसिस से 2-2 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, ठीक है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन डायरेक्ट भर-भर के आ रहे हैं। वो चीज़ें अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये गलती तो इसमें आपकी है ना क्योंकि आपने चीज़ें एनालाइज़ नहीं की। ठीक है? अगर अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीख रहे हो मतलब पुरानी मिस्टेक से नहीं सीख रहे हो, तो इसमें गिल्टी किसकी है? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो पहली चीज़ तो अपनी गलती सुधारो, यहाँ पे गलती कमेंट करो कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी गलती क्या थी? दूसरी चीज़ देखो कि एनटीए क्या पूछ रहा है, ठीक है? अब तीसरी बात करें कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ मज़ाक है। क्या मज़ाक है भैया? ठीक है? अगर ये आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना मज़ाक है, तो आपसे मतलब बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता है। सारे टीचर्स बताते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो कि उससे एक आइडिया लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं, लोग पेपर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं या कई-कई इस बार तो देखा गया कि कई-कई पीवाईक्यू के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गए हैं, ठीक है? एक बुलेट वाला क्वेश्चन मैं बार-बार बता रहा हूँ कि 22 मतलब जो 2022 में 27 जून के पेपर में बुलेट वाला क्वेश्चन आया था। इस बार जब मैंने पेपर रिव्यू किया, ठीक है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि किसी शिफ्ट का पेपर था मुझे करेक्टली याद नहीं रहा लेकिन उसमें भी बुलेट वाला क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आया है। लेकिन बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली करके आया होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से आ रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। लास्ट के 2-3 साल के पीवाईक्यू तो सॉल्व ही करो यार, ठीक है? अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हो 2-3 साल के तो सफिशिएंट है। मतलब आपको एक ओवरऑल व्यू लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दूसरी तीसरी बात ये है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है? और मॉक टेस्ट, अब बच्चे मॉक टेस्ट से कतराते हैं कि भैया मेरा तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं बैठ कैसे पाऊँगा 3 घंटे, बाद में दे देंगे, क्या हो जाएगा भैया, मुझे तो कुछ नहीं आता मॉक टेस्ट में, मैं खाली टाइम वेस्ट करूँगा। तुम टाइम वेस्ट करो बैठ के, तुम टाइम वेस्ट करो, बैठो, मॉक टेस्ट में 3 घंटे बैठो, तुम्हारी पेन नहीं डुल रही है, हिल रही है, तुम बैठो मॉक टेस्ट में, ठीक है? तुम एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आ पा रहे हो, बैठो मॉक टेस्ट में, 3 घंटे तुम क्वेश्चन्स देखो कि ये क्वेश्चन्स हैं, 3 घंटे बैठने की आदत डालो, ठीक है? 3 घंटे तुम्हारा वहाँ माइंड कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? पता चले तुम वहाँ पेपर लगा रहे हो फिज़िक्स का सवाल और वहाँ पे तुम मतलब गाने आ रहे हैं माइंड में, रील्स आ रहे हैं,
कि ये मीम चल रहा है, ये मीम चल रहा है। वो बच्चों के माइंड में आता है ना, तो पहले बैठ के 3 घंटे मॉक टेस्ट देने की आदत डालो, ठीक है? इसके पहले तुम एक आईआईटीएन, एनआईटीएन बनो, पहले उसको बनने की तुम मतलब आदत डालो। तो आदत डालोगे तभी चीज़ें कर पाओगे। तो पहली चीज़ है तो हर अल्टरनेट 2-3 दिन पे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। 50 दिन है अगर 10-15 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी मानी जाएगी कि 15 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। सिलेबस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, 50% सिलेबस कंप्लीट है तब भी दो। जितना चीज़ पढ़ रखे हो उतने चीज़ के लिए दो, रिवीज़न कर के दो। मॉक टेस्ट देने के पहले एक बार कॉपी रिवाइज़ कर लो। ये चैप्टर में इस बार मुझे अच्छा करके आया ना, उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लो। मॉक टेस्ट दो भाई, मॉक टेस्ट बहुत सफिशिएंट, बहुत नेसेसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। और ये जो पेपर्स आए हैं जेईई मेन्स के, इनको या तो प्रीवियस ईयर की तरह सॉल्व करो या तो मॉक टेस्ट की तरह फिर से लगा डालो। क्योंकि देख लेना कि इन मॉक टेस्ट से, इन पेपर्स से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे एनटीए में, ठीक है? लिख के ले लो। अब बात आता है कि मैं तो बस लेक्चर करता हूँ, नोट्स बना लिया, पढ़ के चलो, बंद हो गया कॉपी। अब फिर से मैं लेटा, अगले दिन फिर से मैंने लैपटॉप खोला और लेक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है? लेक्चर, तुम्हारे नोट्स एक पोथी-पत्रा बन गए। उसके बाद में जब पेपर आया, भैया ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, ये क्या पढ़ लिखा था? ये तो मैंने ओमेगा क्यों लिख रखा था यहाँ पे? ये लाइन क्यों बना रखी थी? ये चीज़ें क्यों कर रखी थी? कुछ याद ही नहीं आएगा। तो भाई रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन तुम नहीं करोगे तो रिवीजन मैं तो करने आऊँगा नहीं। मैं थोड़ा मतलब ऐसे ही कड़वा ही बोलता हूँ, बाकी तुम्हें भाई अगर बुरा लगे तो मत सुनना, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं चीज़ें अच्छी बता रहा हूँ, तो सुन के जाना पूरा, बहुत फ़ायदा करेगा। तो रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन भी तुम्हें करना पड़ेगा। रोज़ का रिवीजन जितना 50 दिन अगले पढ़ रहे हो, अगले 50 दिन का रिवीजन रोज़ करना है। मतलब अगर तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी शरीर टूट रही है, तुम्हें नहीं बैठने का मन कर रहा है, तब भी तुम लेट जाओ, कॉपी लेके एक बार पलट लो पन्ने कि हाँ, हाँ, ये पढ़ा था, ये चीज़ें होती हैं। लेट जाओ, माइंड में ऐसे एक बार रिवीजन कर लो क्या-क्या पढ़ा था। इतना तो आपका मतलब माइंड वीक नहीं होगा, ठीक है? रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। एक बार रिवाइज़ कर लोगे, अगले 3 दिन बाद उसको रिवाइज़ कर लो, फिर 5 दिन बाद रिवाइज़ कर लो, भाई वो रट जाएगा तुम्हारे माइंड में। तो रिवीजन करो। अब बहुत सारे लोग मतलब लास्ट पॉइंट ये है कि आर यू डिमोटिवेटेड? हाँ, तो डिमोटिवेटेड तो सब रहते हैं, तुम भी डिमोटिवेटेड होगे। मेबी तुम्हारे जेईई मेन्स में अच्छे मार्क्स आए हों अप्रैल जनवरी अटेम्प्ट में और आपकी परसेंटाइल ना अच्छी बना हो। मेबी आपके कट ऑफ ना क्लियर हुए हों, मेबी आपका पेपर नहीं अच्छा गया हो, मेबी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हों, तो इस वजह से डिमोटिवेटेड हो, ठीक है? अब डिमोटिवेटेड वही इंसान होता है जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है? डिमोटिवेटेड वही इंसान होता है जिसको एक बहाना चाहिए होता है मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ने का। तो अगर डिमोटिवेटेड हो, तो तुम भी शायद बहाना ही सोच रहे हो किसी चीज़ को छोड़ने का। अगर तुम्हारे अंदर जिद है कि ये पेपर हमसे बड़ा हो जाएगा, अरे तो भैया तुमसे बड़ा नहीं है तो जाके उसको मारो पीटो, फोड़ दो पेपर को। तो तुमसे बड़ा कोई चीज़ है नहीं, ठीक है? अगर तुम इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो कि तुम्हारे भाई का आतंक है, तो यहाँ दिखाओ आतंक। अगर तुम मतलब जैसे तुम्हारी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम मतलब लोगों को ये मतलब बता सकते हो कि तुम्हारी मतलब तुम थोड़े पावरफुल इंसान हो, तो पावर दिखाओ इसमें, ठीक है? दिखाओ कि तुम्हारी वर्च्यू क्या है, तुम्हारा स्टैंड क्या है। डिमोटिवेशन लेने से क्या होगा, ठीक है? अगर ऐसे पुराने ज़माने में लोग डिमोटिवेशन लेने लगते, तो बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। लोग तो वनवास चले गए, लोगों को तो घर से निकाल दिया गया, लोगों को तो राज छोड़ना पड़ेगा। अब वो लोग डिमोटिवेट हो जाते, तो लड़ाइयाँ कैसे लड़ते? चीज़ें फिर से कैसे कॉन्कर करते? ठीक है? अब हम बात करें कि डिमोटिवेशन आपको लाना नहीं है, ठीक है? भाई यार मतलब तुम लोग मतलब ऐसे मतलब इतनी यूनिक पर्सनैलिटी पाए हो तुम लोग, मतलब जेईई मेन्स की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में तुम लोग दुनिया फोड़ने वाले इंसान हो, ठीक है? और तुम लोग अगर अपने हिसाब से दुनिया फोड़ सकते हो, ठीक है? मतलब अगर तुम चाहो तो पूरी दुनिया को मतलब अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। इतना बड़े तुम्हारे अंदर मतलब साहस है। तुम एक जेईई मेन्स के एग्ज़ाम से डिमोटिवेटेड हो, एक रिज़ल्ट से डिमोटिवेटेड हो, एक रिज़ल्ट की वजह से तुम परेशान हो। तो ये चीज़ें मतलब आपको डिमोटिवेशन नहीं लेके आना है, ठीक है? अपने आप को भरोसा करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो और जो चीज़ें गलत चल रही हैं, उनको सुधारो, अपनी हैबिट सुधारो, एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है? तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी। अगर आप एक कंटीन्यूअस स्टडी प्रोसेस में रोज़ इन्वॉल्व हो गए, 10 घंटे बैठ के पढ़ने लगे, तुम्हें डिमोटिवेशन का या तुम्हें दुखी होने का टाइम ही नहीं मिलेगा भाई, लिख के ले लो। तो तुम डिमोटिवेशन नहीं होना, अगर तुम एंड गोल को सोच के चीज़ें कर रहे हो मतलब कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मेरा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। तुम ये सोचते रहो कि कल को मेरा जेईई मेन्स नहीं होगा, कल को मेरा आईआईटी नहीं होगा। तो अगर ये तुम सोच के कर रहे हो, लोगों को डिमोटिवेशन इसी चीज़ से आता है कि कल को मेरा नहीं हुआ, कल को मेरा नहीं हुआ। तो इसको सोचने से कल को तुम्हारा आईआईटी जेईई हो जाएगा। आईआईटी जेईई तुम्हारा एक ही चीज़ की वजह से हो सकता है कि तुम पढ़ाई करो रोज़ बैठ के। अगर तब भी कल को नहीं होता तो तुम इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर 50 दिन 12-14 घंटे बैठ के पढ़े ना, तो तुम्हें एक ऐसे मतलब शख्स बन के निकलोगे, इतना मतलब इतना अच्छी पर्सनैलिटी तुम्हारी बन के निकलेगी ना
कि तुम अलग लेवल पे यार मोटिवेटेड रहोगे। कॉलेज भी जाओगे, किसी भी कॉलेज जाओगे, वहाँ मतलब तुम एक अलग तरह से ग्रूम होगे। लोग तुम्हें मतलब एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, ठीक है? तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो मतलब वो दूसरे के बंदे के अंदर नहीं देखा जाएगा। तो अभी टाइम है, चीज़ें कर लो, डिमोटिवेटेड मत रहो। और हाँ, बहुत से लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है? ठंडियाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत ठंडी चल रही है, तो रज़ाई में बैठे होंगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा सिन मत करो यार, 50 दिन बचे हुए हैं, पढ़ने का मन लेके आओ। मन किसी का नहीं करता चीज़ें करने का। जिस चीज़ में इंसान को थोड़ा भी पेनफुल प्रोसेस से जो गुज़रना पड़ता है, ठीक है? थोड़ा-सा हाथ उठा के लिखना पड़ता है, थोड़ा माइंड को सोचना पड़ता है, ठीक है? तो उस चीज़ में लोगों को दिक्कत होती है। तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। कि अगर लाइफ़ में कुछ अचीव करना है, बड़ा आदमी बनना है, ठीक है? इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्यों आए थे दुनिया में। अगर ऐसे चिंदी ज़िंदगी जीने आए थे, तो जी लो, चले जाओ। तो अगर नहीं चिंदी ज़िंदगियाँ जीने आए थे, तो पढ़ाई करो, कल को अच्छी नौकरी ले लो, बिज़नेस करो, अच्छा पैसा कमाओ, ठीक है? उसके बाद में बढ़िया राज करो दुनिया पे। कि भाई मतलब एंड गोल आपका यही होना चाहिए कि आपको राज करना है। अगर नॉर्मल ज़िंदगी काटनी है, तो ऐसे बैठे रहो। बाकी पढ़ने का मन तो करना ही चाहिए, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो अभी तैयारी नहीं कर रहा है, वो कॉलेज के बाद तैयारी करेगा। जो अभी तैयारी कर ले रहा है, उसको कॉलेज के बाद कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपको 12th के बाद, चाहे वो कॉलेज के पहले, चाहे कॉलेज के बाद तैयारी करनी पड़ेगी, लिख के ले लो, ठीक है? एक बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अगर इस दुनिया पे राज करना है, तो उसका एक ही ज़रिया है पढ़ाई, ठीक है? पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मान के चलो कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो गई, तो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मैंने 4 ही 5 स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है? एक तो ग्रीडी एल्गोरिथम फॉलो करो, ठीक है? चीज़ों को छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ लो और उसके बाद में क्या कहते हैं अपनी फ़ायदे की चीज़ केवल देखो, जहाँ-जहाँ से फ़ायदा आपको मिल रहा है उठा के अपने पास रखो। फालतू किसी से इन्वॉल्व नहीं होना, फालतू किसी से बहस नहीं करना है, फालतू किसी को अपना टाइम नहीं देना है, ठीक है? अपने टाइम के लिए इतना मतलब कंसाइज़्ड हो जाओ कि किसी को तुम्हारा टाइम मिले ना। तुम्हें कोई मैसेज भी करे तो तुम उसका मैसेज देखने का टाइम ना हो तुम्हारे पास। तो इतना अगर ग्रीडी तुम बन गए ना तो तुम्हें कौन सक्सेस होने से रोक पाएगा यार। अपने लोगों के लिए टाइम रखो, 2-4 लोग तुम्हारे जो ख़ास हैं, तुम्हारी फैमिली वाले जो हैं उनको अगर कोई दिक्कत है कभी भी तो अवेलेबल रहो। बाकी जो फालतू दुनियादार हैं मतलब जो तुम्हारे रिज़ल्ट्स पे बाद में तुम्हारे पीछे जाके तुम्हारी बेइज़्ज़ती करेंगे ना, उनको तुम यार मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम हासिल हो ना मतलब वो तुम्हारे तक पहुँचने से पहले 10 स्टेप्स से गुज़रना पड़े उनको मतलब तुम्हारे पास वो पहुँच ही ना पाएँ इतना मतलब तुमसे दूर रहो यार। मतलब उनके आउट ऑफ रीच रहो ना चीज़ों से। तो अगर तुम ऐसी चीज़ें हैं तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी पहली चीज़ है एनालाइज़ योर मिस्टेक्स, एनटीए क्या पूछ रही है वो देख लो, पीवाईक्यू कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, रिवीजन कर लो। फिर नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर बताओ कि नहीं सिलेक्शन हुआ और नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें से अगर एक भी चीज़ गलत कर रहे हो तो उसको सुधार लो भी, ठीक है? बाकी 22-23 मिनट की वीडियो हो गई, जिन्होंने यहाँ तक पहुँच गए होंगे, आई थिंक उनको कुछ अच्छा लग रहा होगा, उनको मोटिवेशन आ गया होगा और अब भी नहीं मोटिवेशन आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसको जाओ जॉइन करो और उसके बाद में वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे और मोटिवेट कर दूँगा, ठीक है? तो चलते हैं, अगर किसी के डाउट्स आ रहे हैं तो एक बार डाउट देख लेते हैं, जिन बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। भैया अप्रैल में क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, 150 पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, 180 तक ही बूस्ट अप हो पाएगा मैक्स शायद। भाई 150 तुम्हारे अभी आ रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचो कि ठीक है कि अपर रिटर्न पे भी 150 पे जितना तुम्हारी परसेंटाइल बनी है वो बनेगी। अच्छी शिफ्ट में पड़ जाओगे, अगर 140-50 ले आओगे ना, तो मैं पहले भी बोलता था 140-50 पे 97 परसेंटाइल बनेगी। बहुत सारे बच्चों की जिनकी मतलब 31 और एक प्रोरी को जिनके पेपर्स पड़े उनकी जाके देख लेना 97 परसेंटाइल बनी है। तो अगले अच्छे शिफ्ट में पड़ गए, तो तुम्हारी भी 97-98 परसेंटाइल बन जाएगी और कट ऑफ क्या क्लियर होगी, तुम्हें एनआईटी मिल जाएगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है? इतना सिलेबस तो हो ही रखा है, बस मैथ्स में कुछ पोर्शन कॉनिक और फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स छोड़ रखा है, उसको करूँ या जो हो रखे हैं टॉपिक्स उनको और स्ट्रॉन्ग करूँ? अभी टाइम है, अगले 10 दिन तक जो टॉपिक्स तुमने नहीं कर रखे हैं, ठीक है? जिनको तुम्हें लगता है कि जैसे रे ऑप्टिक्स है, फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कर लो, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर मैथ में तुमने कॉनिक सेक्शन बिल्कुल भी नहीं टच कर रखा है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब चीज़ें नहीं टच कर रखी है, तो मत छूना। मैथ्स में जितना कर रखा है उतना खूब अच्छे से कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आए तो फिर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? बाकी अगर फिजिक्स में मैं ये कहूँगा कि आप कंप्लीट कर लो। मैथ्स में ज़्यादा डीप मत घुसना, उससे मतलब जो चीज़ें कर रखी है उसको अच्छे से कर लो। मेरी 96 परसेंटाइल आई है 27 शिफ्ट 2 में, क्या मैं अप्रैल में 98 टच कर पाऊँगा? बहुत आराम से अक्षत भाई, तुम बहुत आराम से अगर नाइ 27 शिफ्ट 2 में तुम्हारी 96 परसेंटाइल आई है, तो तुम आराम से टच कर ले जाओगे। भैया एक चीज़ बताओ प्लीज़, क्या सही में इस बार एनटीए ने फ़ॉल्ट किया है 27 जनवरी में? यार मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी जिन्होंने ये बोला कि पिछले सालों में भी मतलब 240 पे 99 परसेंटाइल बना है, 99 परसेंटाइल बना है, कोई मतलब वो नहीं है, आपको लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कल को कोर्स बेचने आएँगे, अरे कोई कोर्स बेचे, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ा है, ठीक है? तुम्हें लेना होगा लोगे, नहीं लेना होगा नहीं लोगे, जिसको सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करोगे, जिसके बातें सुननी होगी उसकी बातें सुनोगे। लेकिन बात इतनी सी है, ठीक है? कि आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी का 140-145 नंबर पे 90 परसेंटाइल बना हो।
मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। 99 परसेंटाइल में भी हाँ, चांसेज़ हैं कि 240 235 नंबर पे बना है। मैंने भी जानता हूँ कि 240 235 नंबर पे 99 परसेंटाइल बना है। लेकिन बात यहाँ आके टिकती है ना कि 140 नंबर पे किसी के 19 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल बने कभी? ठीक है? ये बातें उनसे पूछो जाके कि कभी किसी के 140 नंबर पे 90 परसेंटाइल बने? अगर ये बातें मैं बोल दूँगा तो मतलब चीज़ें वही हो जाएँगी। उस पे कोई रिप्लाई नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, क्या करना है, क्या नहीं, ठीक है? ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनको लग रहा है कि अपना रिटर्न अच्छा नहीं उनके जाने वाले हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय, टेक केयर। मैं कभी नहीं बोलूँगा, अब से तो मैं बिल्कुल बोलना बंद कर दूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस चैनल पे लगभग जो लोअर परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, उनके लिए जैसे जो हायर परसेंटाइल है 97, 98, 99 उनको तो पता है कि एनआईटी, आईआईटी अच्छी मिल जाएगी। उनकी तो काउंसलिंग में मतलब बता दें एक बार। लेकिन जो लोअर कॉलेजेस वाले बच्चे हैं, जो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनको पता नहीं था कि कौन-सा कॉलेज अच्छा है। इसके चक्कर में बहुत सारी एजेंसी चल रही हैं, जो लोग आपको अपने इस तरफ अट्रैक्ट करके पैसे मतलब पैसे अच्छे से खर्चे कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके गलत कॉलेज में डाल देंगे, 4 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होने देंगे ना। तो ये मान के चलिए कि आपके लिए अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के रिव्यू आने वाले हैं। कॉलेजेस का रिव्यू देखिएगा और साइटों पे जाके उसका रिव्यू देखिएगा। जब चारों तरफ से एनालाइज़ कर लीजिए, लो परसेंटाइल वाले बच्चे, कॉलेजेस का रिव्यू आने वाला है लो परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको भी कॉलेजेस देखना है तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे वीडियो देखते रहिए, जो होगा आगे देखते रहेंगे। फिर से बहुत जल्द आपके लिए मतलब स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेके आएँगे, मतलब हम बातें करते रहेंगे आपसे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, इस पे आप वर्क करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है? बाकी मेरा नाम बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है सुधीर सिंह, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय और सारे बच्चों को बाय-बाय, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।